हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 29 दिसंबर की मैराथन क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग सीटेट का फॉर्म फिल किए हैं तो अपनी तैयारी अब शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना हो सके उतना क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, तो सभी का स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी टेट सीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है एक बार? आज की इस मैराथन की क्लास में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके होंगे वो कंटेंट वाले क्वेश्चन होंगे। पेडागोगी के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गायत्री मंत्र यहाँ पे देखेंगे देवी सवित्र को जो है संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। कुल मिला के गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है ये आपको बताना है। ऋग्वेद में, उपनिषद में, या यजुर्वेद में, या भगवत गीता में? बताएंगे भाई सब लोग। पहले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। चारों वेद हैं यहाँ पे। सबसे जो प्राचीन आपका वेद है आपका ऋग्वेद है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में आपका यजुर्वेद है, ठीक है। और एक आपका कौन सा है? सामवेद है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अथर्ववेद एक और है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन का, या गणनाएं और अनुमान का, या माप के अनुसार चित्रण करना, या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी? 122 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो मानचित्रांकन से जो है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राजनीतिक पार्टी यानी कि सीपीआई का पूरा नाम क्या है? बताइए सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? सीपीआई कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, या कॉमनली पार्टी ऑफ इंडिया, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? बताइए सब लोग, सीपीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 123 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? एनवायरमेंटल साइंस, या जो है एनवायरमेंटल सोर्सेज, या एनवायरमेंटल स्टडीज, या एनवायरमेंटल स्किल्स? राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईवीएस संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए सब लोग। एक तरीके से इसका भी आपको फुल फॉर्म ही बताना है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपका हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एनवायरमेंटल स्टडीज, यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सभी को पता है क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के यहाँ पे किस दिशा में स्थित है आपको बताना है। मैप से ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सीटेट में, तो जितना हो सके उतना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ये समझ लीजिए कि दिसंबर गया और 20 दिन उधर आपका जनवरी में है। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं ये वाला उत्तर दक्षिण में, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें ये वाला नहीं है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये आपका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी सब हैं, जैसे बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य जो है अभिप्रेरित करना चाहिए, और बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से जो है परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, और कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। ये होने चाहिए उद्देश्य शिक्षण के, ये आपका नहीं होना चाहिए। ना ही बच्चों को दंड देना है, ना ही बच्चों को रटवाना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 4, 12, 8, 16? एसएसटी आपका है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ये जैसे आपके हैं
बताइए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो टोटल 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके जो है विकसित किया गया है। ऐसा करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आंसर मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर आप लोग जवाब देना। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की जो है पाठ्यचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की जो है आवश्यकता को कम करना, या शिक्षार्थी को पर्यावरण को जो है सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। 128 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। 128 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ऐसा करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को जो है सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना है, यही इसका जो है उद्देश्य है मेन। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है। बताइए, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे लोगों के कुछ जो है क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन हो गया, बांधों का निर्माण हो गया, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, और क्या है ऑप्शन में, बांस से टोकरी बुनना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? कौन से क्रियाकलाप हैं जो जंगल को गायब कर सकते हैं? 130 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, और पूरी क्लास ज़रूर देख के जाना। बहुत अच्छे, 130 का जवाब दीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जंगल को गायब कौन कौन कर सकते हैं ये आपको बताना है। जैसे ये खानों का उत्खनन, ठीक है, और ये बांधों का निर्माण, ये दोनों कर सकते हैं, बाकी ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी आपका सही हो जाएगा, सी वाला। ओके, ये दोनों से जो है जंगल गायब हो सकते हैं, जिम्मेदार भी हैं। चलिए अगला प्रश्न, अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे सब लोग। अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं? 131 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से? यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? पहले दक्षिण में और फिर पूर्व दिशा में, या पहले पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में, या पहले पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में, या पहले दक्षिण दिशा में या पहले पश्चिम दिशा में? बताइए। मैप के यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे गए हैं, हालांकि एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 132 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? उर्वर बन जाती है, या बंजर हो जाती है, या किसी विशेष फसल के लिए जो उपयोगी बन जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है? 133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रासायनिक उपयोग करने से जो मृदा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हैं तो किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ढालू सड़क, सड़क की कॉर्नरिंग, या सड़क को ऊंचा करना, या सड़क की टेपरिंग?
134 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी तैयारी में लग जाइए आप लोग। इस बार सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, हर हाल में आपको जो है पास करना है, दोनों लेवल का क्वालिफाई करना है। जो बच्चे जैसे डीएलएड वाले हैं और जो बीएड वाले हैं तो उनको तो एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करना है, केवल जूनियर। तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए और खुद से जब आप लोग जैसे टेस्ट दिया करें ना तो उसका एनालाइज ज़रूर किया करें। जितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं ना, कैसे गलत आपके हो रहे हैं, ये चीज़ें किया करो आप लोग। यही होता है टेस्ट देने का सही तरीका। केवल आप लोग टेस्ट दे लिए, आपको पता चल गया कितना गलत है कितना सही है, तो ये टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आप टच करिए, क्या गलतियां हमारी हो गई हैं और उसमें सुधार करिए आप लोग। तो 134 का यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा डियर, ए वाला सही हो जाएगा, ढालू सड़क वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ढालू सड़क कहते हैं। निम्नलिखित में से जो है रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ये रोग के समूह हैं, इसमें से बताना है कौन से रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो जाएगा, ये जो है मच्छरों से फैलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, यूपी डे। यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 नवंबर, 24 दिसंबर या 24 जनवरी या 24 अप्रैल। बताइए सब लोग, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 137 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके चलिए, मनुष्य में क्या है, मनुष्यों में जो है अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात क्या है। 2:3, 1:2, 2:1 या 3:2। और मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है 3096 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। तो अगर आप लोग बीएड किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। टेट सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी वैकेंसी आती है। जैसे जैसे जिस जिस ज़िले की वैकेंसी आती जाएगी मैं वहाँ पे आपको सेंड करता जाऊँगा। ओके, क्योंकि कई ज़िलों की वैकेंसी आएगी। तो मनुष्यों में जो है अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, 2:3 होते हैं। ठीक है चलिए, मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, बताइए। साइलेंट वैली कहाँ है, शांत घाटी। तो ये स्थित है केरल में। कहाँ है, केरल में है। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं। बताइए भाई सब लोग, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 140 का जवाब दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं। गांव के सभी सदस्य या गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, या पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, या पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं सी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ओके चलिए, अगला प्रश्न है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है क्या। थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई या हाथ से चयन। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस समिति के कार्य ने
पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? बताइए वो कौन सी समिति है? भानु प्रताप सिंह समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या श्री जो है रंगराजन समिति, या अरविंद मायाराम समिति? 142 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के आरंभ के लिए मंच स्थापित किया गया था? यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ओके, यहाँ पे 142 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है भाई मुरादाबाद? धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य के लिए, सोना के लिए, या चर्म उद्योग के लिए? ये कंटेंट वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। 15 क्वेश्चन ईवीएस के कंटेंट के आपको देखने को मिलेंगे। तो मुरादाबाद ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? 143 का जवाब दीजिए। धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल धातु के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं? पेलाग्रा, या बेरी स्कर्वी, रौंदरी? कौन सा रोग है बताइए? 145 का जवाब दीजिए सब लोग। वो कौन सा रोग है डियर? वो रोग है आपका पेलाग्रा। इससे क्या होता है? इस विटामिन की कमी से जो है मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से पर जो है पैर के पंजों में लाल रंग के जो है धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं पेलाग्रा की कमी से। ओके, यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रोग हो जाएगा पेलाग्रा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौन सा? शकरखोरा, कौवा, फाख्ता, कलचड़ी? कोई पक्षी जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौन सा? वो हो सकता है कौवा। ठीक है, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या है कि पेड़ की ऊंची डाल पर, और एक होता है सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो चील बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को जो है जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से हैं? यानी कि जो जानवर रात में जागते हैं वो दिन में कौन से रंग देख पाते हैं, ये आपको बताना है। हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं वो जो रात में जागते हैं? रात्रिचर जो प्राणी होते हैं उनको जो है केवल काला सफ़ेद ही दिखेगा। क्या दिखेगा? काला सफ़ेद ही दिखेगा, जैसे उल्लू हो गया। ठीक है, यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करते हैं, जैसे हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। यहाँ पे क्या है कि नीचे दी गई तकनीकों को जो है कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, या दूसरा, चौथा, या पहला, दूसरा? 148 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ये वाला दे सकता है, ये वाला। ठीक है, चलिए, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। जैसे इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का जो है प्रसिद्ध जिला है। बताइए कौन कौन सा सही है मधुबनी के बारे में? ये क्वेश्चन जरूर आता है। 149 का जवाब दीजिए। सारे ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मधुबनी चित्रकला के बारे में पहला कथन क्या है कि इन चित्रों को बनाने में नील हो गया और हल्दी हो गया, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे क्या है कि इन चित्रों में इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ हो गया, फूल हो गया, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है।
ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार में है आपका। ओके, तो चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। चौथा किसमें किसमें है? ये इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। सभी कथनों को पढ़िए। ब्रेल लिपि के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताने हैं। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो ब्रेल लिपि की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेल को जो है मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। ये गलत हो जाएगा। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है ब्रेल लिपि के बारे में। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा डियर, वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा ये। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे सीडीपी के क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता, पढ़ने की उत्सुकता, या जो है धैर्य और दृढ़ता। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से जो है किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को माननी चाहिए। ओके, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का जो है संकेतक माना जाता है। तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। दूसरा का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का जो है संकेतक माना जाता है? ये किसको माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यहाँ पे दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, या अंतर्नोद का सिद्धांत, या शारीरिक सिद्धांत, या जो है दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत? बताइए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या? उसे आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। परामर्श का उद्देश्य है क्या? बताइए, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, या बच्चे की कमियों का कारण पता करना, या बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। परामर्श का उद्देश्य है क्या? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे परामर्श के उद्देश्य। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी होता है जैसे भविष्य के कार्यों में रूपरेखा तैयार करना, बच्चों को सही स्थिति में अवगत कराना। ठीक है, और भी होते हैं जैसे 3 तो यहीं पे लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बताइए, सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। फाइव का जवाब दीजिए सब लोग। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य है
डॉट डॉट और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत में के बीच में होते हैं। बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की नियोजकता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए जो है कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। यह विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। 7 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। और भी ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक समावेशी विद्यालय जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुखता विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में या केवल बिल्लियों तथा चूहों में या सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है या केवल कलाकारों में। मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है, एक प्रमुख जो है विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अप्रेरणा या बी व सी संयोजन? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? ये होती है आनुवंशिक रचना के कारण और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। यहाँ पे बी सी का संयोजन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का, ये सभी का। ये तो प्रश्न सभी लोग जवाब देंगे, इसका जवाब सभी को इसका आंसर सही देना है। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, तीनों का होना चाहिए, ये सभी का होना चाहिए। निम्न में से कौन से शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होती है? प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन या समस्या समाधान? फटाफट आंसर देंगे भाई सभी लोग। निम्न में से कौन सी जो है शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होती है? तो वो है समस्या समाधान। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है भाई? यह विचार संबंधित है जो है निरंतरता के सिद्धांत से, क्योंकि विकास चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डॉट डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। बताइए किसका कार्य? जलवायु, वातावरण, मौसम, क्षेत्र? 13 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डॉट डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ये आपका आंसर जो सही होगा ये वाला वातावरण का कार्य हो जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, अवलोकन या बहिर्दर्शन या प्रयोगीकरण? बताइए निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है?
तो वो है डियर अंतर्दर्शन। क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन आपका सही हो जाएगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित? डिस्कैल्कुलिया, डिस्फ्राक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसलैक्सिया। अधिगम विकार से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पढ़ने में जब कठिनाई हो तो वहाँ पे आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, लिखने में दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, गणितीय विकार हो तो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बालक का जो है यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। बालक का सामाजिक विकास जो है प्रभावित होता है कहाँ से? विद्यालय से होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से होता है, परिवार से, या उपयुक्त सभी से? सिक्सटीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बालक का सामाजिक विकास जो है प्रभावित होता है किससे? विद्यालय से भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, परिवार से भी होता है, और उपयुक्त सभी से होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स, या मैकडूगल? बताइए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? सभी को जवाब देना है, सभी को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी टेट, सी टेट टीचिंग एग्ज़ाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कभी भी फेक न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी हमारे चैनल के द्वारा। तो अब प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे मैकडूगल। ओके, चलिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बुद्धि सीखने की क्षमता है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या ए व बी दोनों, या ए व बी दोनों? यहाँ पे होगा या तो ए या तो बी, इसमें एक आपको बताना है। 18 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की भी क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समायोजन करने की भी योग्यता है, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है क्या? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। अभी मैंने बताया था ना, ध्यान करिए, क्या बताया था अभी? जब लिखने में कठिनाई हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्ग्राफिया। ग्राफ से समझ रहे हैं ना, ग्राफ मीन्स लिखना हो जाता है। ठीक है, ग्राफ से जान जाइए कि लिखने की बात हो रही है तो डिस्ग्राफिया आपका हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया, गणित लगाते हैं तो कैलकुलेट करते हैं ना, तो गणितीय विकार की जब बात हो तो आपका डिसलैक्सिया हो जाएगा, सॉरी डिसकैल्कुलिया, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, डिसलैक्सिया मैंने बता ही दिया, पढ़ने में जब दिक्कत हो। अहम किसके नियम पर कार्य करता है? नैतिकता, सुख, वास्तविकता, या कल्पना? बताइए, अहम जो है किसके नियम पर कार्य करता है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अहम जो है किसके नियम पर कार्य करता है? ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है अहम। ठीक है, यहाँ पे 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं रोसार्ग, क्या है? रोसार्ग इंक प्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, या अभिक्षमता? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। रोसार्क इंक प्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? यह किया जाता है व्यक्तित्व के मापन हेतु। ओके, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है क्या? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन? बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो है नैमित्तिक अनुबंधन। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो
इसमें बुद्धि के सिद्धांत आपके हैं कौन कौन से? एक तत्व सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई है? लियो लॉन्ग, स्टीव सम्पूशन, रीड, हॉरेस्टिंग्स, ड्वाइट एलन। बताइए सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई है? सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई है? ड्वाइट एलन के द्वारा की गई है। यहाँ पे 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे जो है अंतर ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो वो आपका जो चरण हो जाएगा पूर्व संचालन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्तित्व के गुण का सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कैटल, फ्राइड, आइसेंक या आलपोर्ट। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कैटल संबंधित है, आइसेंक संबंधित है, आलपोर्ट संबंधित है, फ्राइड जो है व्यक्तित्व के गुण से संबंधित नहीं है। 20 सी का यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 का। ओके, चलिए, अगर आपको आंसर सोचने में ज़्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण अवश्रेणीयन शिक्षण है या प्रभावशाली शिक्षण है या मूल्यांकन शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण है? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। सूक्ष्म शिक्षण जो है क्या है? अवश्रेणीयन शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण या मूल्यांकन शिक्षण या वास्तविक शिक्षण? तो सूक्ष्म शिक्षण ये जो है अवश्रेणीयन शिक्षण है, एक सूक्ष्म शिक्षण आपका। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ये है, ये है, ये है। विद्यालय का असहयोग ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे जो है असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे या उसे गैर अनुशासित समझदार दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का जो है उत्तर देंगे? क्या करेंगे आप बताइए? आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी आपसे जो है विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, मतलब संबंध नहीं है उसका विषय से, तो आप क्या करेंगे? तो हम जो है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। प्रश्न क्या है, कुत्ते के साथ पावलाव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका प्रयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से जो है लार टपकाता था? स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक? यहाँ पे जो है स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और 60 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना।
डेली आपकी जो है एक मैराथन क्लास होगी, और भी मैं सब्जेक्ट इसमें ऐड करूंगा, जैसे मैथ हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, उसको भी मैं ऐड करूंगा। ओके, आज ये मैराथन की पहली क्लास थी। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी आप लोग जो है खुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। बुक्स वगैरह होगी ही आपके पास, होगी तो आप उसे लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन भी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑफलाइन आपका पेपर है, ठीक है ना। समझने की कोशिश किया करें। आप जो है व्याख्या ज़रूर देखा करें, प्रश्नों की व्याख्या ज़रूर देखा करें, क्योंकि एक प्रश्न से 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होते हैं उनको नोट कर लिया करें अलग से आप लोग, तो ऐसे तैयारी की जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करें प्रीवियस क्वेश्चन पे, मैं जो करा रहा हूँ। ओके ना, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।